चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। पूछा जा रहा ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुप्रियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इससे कुछ रिलेटेड और भी जानकारी जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में काम आ सकता है। अगर इसके सुप्रियर झील की बात किया जाए तो 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। वहीं पर अगर कैस्पियन सागर की बात किया जाए तो यह जो है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान के देश की सीमाओं के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ तक ये कैस्पियन सागर फैला हुआ है। कैस्पियन सागर की अगर वर्ग क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। और वहीं पर अगर खारे पानी की झील की बात किया जाए तो चिल्का झील हो जाती है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत के विख्यात थे, यानी सुविख्यात कौन से थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, एम एस सुब्बालक्ष्मी। अगर यहाँ पर और भी चीजें बात किया जाए सुब्बालक्ष्मी के बारे में तो यह जो है प्रथम महिला, भारतीय महिला थी जिन्हें जो है सबसे पहले जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया था 1998 में। और ये इसके साथ में श्री सुब्रमण्यम को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गांधी जी इनके प्रशंसक थे। बस इतनी बातें आपको इसमें से याद रखना है, बाकी और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, करण निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम क्यूरी को कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब कब दिया गया था तो यह भी हम लोग देख लेते हैं। इनको 1903 में भौतिक के क्षेत्र में तथा 1911 में जो है रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। जब इनको जो है भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था तो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को एक साथ दिया गया था। कब दिया गया था? 1903 में भौतिक विज्ञान के लिए, 1911 में दिया गया था रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, अच्छा एक्स्ट्रा जानकारी ये भी रखिए कि मैडम क्यूरी के बेटी और उनके दामाद को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। बस इतना ही जानना है। थोड़ा सा इसमें और जानिए, शांति का नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और अन्य प्रकार के सभी जो पुरस्कार हैं शांति के वो हकी स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, उसके बाद उसका नेतृत्व आगे किसने किया? तो आपका सही आंसर हो जाता है इसमें डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने आगे कार्यक्रम को बढ़ाए रखा था। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है क्या हुआ कि धरासना में यह आंदोलन चल रहा था और वहां पर जो है गांधी जी ने नमक बनाया और उसी के साथ में उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में 5 मई 1990 को यरवाद जेल में उनको भेज दिया गया। उनके स्थान पे अब्बास तैवजी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। तो पूर्ण रूप से जो आगे आंदोलन को बढ़ाया गया वह सरोजिनी नायडू और इमाम साहब के द्वारा बढ़ाया गया था। ये आंदोलन का नेतृत्व ये लोग कर रहे थे। तो ऑप्शन में सरोजिनी नायडू है तो इसलिए सही आंसर सरोजिनी नायडू होगा। अगर ऑप्शन में इमाम साहब भी होता तो वह भी सही आंसर हो सकता था। सरोजिनी नायडू के बारे में और भी जान लेते हैं। तो सरोजिनी नायडू जो थी भारत में प्रथम महिला अध्यक्ष थी और उत्तर प्रदेश व देश की प्रथम महिला राज्यपाल यहाँ चुनी गई थी। एनी बेसेंट की बात कर लेते हैं। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था इनको। इन्होंने जो है 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो ये भी याद रखना है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने 1916 में चलाया था और 1917 में ये जो है प्रथम कांग्रेस की तरफ से महिला विदेश अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यानी पर्दा प्रथा की शुरुआत यूनानियों ने किया था, ये आपको याद रखना है। इससे कुछ और भी जानकारियां ले लेते हैं
कि जो भारत में संगीत की शुरुआत है वह सामवेद से आता है। तो पूछा जा सकता है भारत में संगीत की शुरुआत किस वेद से आता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सामवेद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ, भारत के आधुनिक समय में जो है जयशंकर प्रसाद सबसे बड़े नाटककार हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है। पूछा जा रहा है 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया था। तो ये 2022 का पेपर है, उस समय जो थे वो दामोदर मावजी थे, उनको प्रदान किया गया था। हाँ, जितने भी पुरस्कार संबंधित हैं इस साल का भी आप लोग एक बार जरूर से जरूर याद करके ही पेपर में जाना। पूछा जा रहा भारतीय संविधान में सदन के दोनों सदनों को संयुक्त संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप बैठक की जा सकती है, प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी संसद में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की जो बात है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ए, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऐसा कहा जा सकता है। इसमें जो है और भी बातें हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं करेंगे। जब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तब अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में मिलता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना। हाँ, कुछ चीजें और भी यहाँ पर ध्यान देंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे समावर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य बार बार एग्जाम में पूछा गया है, रूस से लिया गया है। मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का महाभियोग और वित्तीय आपात जैसी जो है बातें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। विधि का शासन, एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की हैं। तो भारत में उगाई जाने वाली जो अधिकतर कॉफी होती हैं उनका किस्म अरेबिका होता है। कैसा होता है, अरेबिका। ये कॉफी की एक प्रजाति है जो आपको याद रखना है। कॉफी भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में उगाई जाती है, आपको याद रखना कि सबसे ज्यादा कॉफी जो है कर्नाटक में उगाई जाती है। और भारत में चाय की सबसे उत्तम किस्म जो उगाई जाती है वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। ठीक है, ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने जो योजना बनाई थी उससे हरित क्रांति का जन्म हुआ। अच्छा, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चली, तो 1961 से 1966 के बीच में यह चली। उस दौरान भारत की चीन और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, जिस समय जो है पूरी भूखमरी पड़ गई थी, अकाल पड़ गया था उस समय। ठीक है, उस समय गहन कृषि कार्यक्रम चलाए गए जिसमें जो है लोगों को जागरूक किया गया और हरित क्रांति में उन्नत बीजें, उन्नत तकनीक और सिंचाई उर्वरक का प्रयोग पे बल दिया गया, जिससे जो है हरित क्रांति आई थी। 1960 से 1970 के दशक में कृषि में अच्छा विकास हुआ, जिसको जो है हरित क्रांति का संज्ञा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य होता है, यानी जो अवमूल्यन होता है उसका मुख्य लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना होता है। किसी चीज में जब अवमूल्यन दिखाया जाता है तो उसका मेन लक्ष्य होता है बढ़ावा देना। 1949, 1966, 1991 में रुपए का अवमूल्यन हुआ था, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में अब तक कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है। तो भारत में अब तक 3 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है, 1949, 1966, 1991 में। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होता है, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं कि भारत में जो सबसे अधिक संरचनात्मक बेरोजगारी है, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अच्छा, ये उस समय की बात है, अभी ये अपडेट हो गया है तो इसमें अलग अलग भी हो सकता है, तो आप एक बार ये फैक्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड बस आपको वही जानना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है, यानी जो भारतीय संविधान है
उसमें भारत को किस तरीके से वर्णित किया गया है, तो एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। चलिए, इसमें जो है भारत को राज्यों का संघ जो है कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 1 में इसके बारे में बात है, यानी राज्यों के संघ के बारे में अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित जो है बातें वर्णित की गई हैं। भारत में एकल नागरिकता जो कि ब्रिटेन से लिया गया, अभी पीछे ही डिस्कस किया गया है कि भारत में जो एकल नागरिकता है वह ब्रिटेन से लिया गया है। अच्छा, भारत का राज्यों का संघ है, राज्यों को केंद्र ने बनाया है, याद रखना है कि राज्यों को केंद्र ने बनाया है, राज्यों ने केंद्र को नहीं, मतलब कोई राज्य मिलकर केंद्र नहीं बना है, बल्कि केंद्र ने अलग अलग राज्य बनाया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस सीमा तक कार्य समापन ना करे। यानी जो है राज्यसभा से कोई जो है बिल पारित होती है, लोकसभा के द्वारा कोई बिल पारित होती है, और अगर राज्यसभा उस पर कोई भी अपना जो है कार्य नहीं कोई पेश नहीं करता है कोई वर्क, तो वह जो है मान लिया जाएगा बिल। अगर 14 दिन के अंदर ये राज्यसभा कोई कार्य नहीं करती है तो उसके बाद में वह बिल या जो वह धन विधेयक होगा वह पारित हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो धन विधेयक होता है वह सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के द्वारा लाया जाता है, यानी राष्ट्रपति उस पर पूर्व स्वीकृति करेंगे तब वह लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में वह जो है बिल जाएगा, फिर उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता है, तो वह बिल पूर्ण रूप से पारित हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की गई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मारक से की गई है। अब ये बिस्मारक कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिस्मारक जो थे जर्मनी का एकीकरण किया था, वह एक महान राजनीतिक थे, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। कई देशी राज्य जो उस समय देश में जो अलग अलग राज्य थे उनको विलय करवाने का भी काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंट एंड ब्रिटिश आइकनिक बुक के लेखक कौन हैं। अच्छा, लेखक से और बुक संबंधी प्रश्न 1-2 आते हैं, तो एक बार आप लेखक संबंधी जितने भी बुक इस समय के चल रही हैं, यानी 2023 के जितने भी हैं जनवरी से लेकर अब तक के, वो एक बार आप जरूर लिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन 1-2 जरूर आते हैं। तो ये जो बुक है नेताजी वो डॉक्टर कल्याण कुमार डे के द्वारा लिखा गया है, आपका सही आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। तो किसी वस्तु के पूंजी और उसके उत्पादन का जो अनुपात होता है वह जो है उत्पादन की प्रति इकाई की निर्दिष्ट पूंजी की राशि होती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाता है इसका। कह रहे हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय इस पर रिट जारी कर सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, वहां पर उच्चतम न्यायालय ही था, उच्च न्यायालय के द्वारा भी इसको जो है जारी किया जा सकता है। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 226 में किया गया है। 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय केवल अनुच्छेद 32 के तहत ही संवैधानिक उपचारों के लिए भाग 3 तक सीमित है, अर्थात मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, ये आपको याद रखना है।
कह रहे हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीनीकरण ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, 20 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जी हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित देशों में किस देश में एकला मकन मरुस्थल स्थित है? एकला मकन मरुस्थल स्थित है। तो सही भी ऑप्शन हो जाता है बी, यह चीन देश में स्थित एक मरुस्थल है, यह आपको याद रखना है। वहीं पर अगर बात किया जाए तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगर वहीं पर बात किया जाए गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर पूछा जाता है कि बताइए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो आपका गोबी मरुस्थल हो जाएगा। जो लोएस का मैदान है वह मंगोलिया और चीन के बीच में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। एशिया का अगर पूछा जाएगा तो गोबी मरुस्थल है, लेकिन अगर विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो वह जो है आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। कहां पर है ये? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, ये आपको याद रखना है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, यानी मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया। तो उसको जो है कार्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुछ चीजें और भी जान लेते हैं, अलग अलग चीजें इससे रिलेटेड। मानचित्र के विज्ञान कार्टोग्राफी में मानचित्र को विस्तृत अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें मानचित्र को अध्ययन किया जाता है, विस्तृत जानकारी उसमें दी जाती है। ज्योग्राफी में भूपटल और उससे जुड़ी अवयवों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में चर्चा की जाती है, यानी उसमें जो है उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जियोलॉजी में पृथ्वी के आंतरिक भाग से जानकारी प्राप्त किया जाता है, ये आपको याद रखना है। पूछा जा रहा है मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या चीज आती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति में जो मुद्रा होती है उसका जो मूल्य है वह घट जाता है। कह रहे हैं मुद्रास्फीति का जो कारण अधिक मुद्रा खर्च करना पड़ता है। जब वस्तु खरीदते हैं तब वस्तु के क्रय में अतिरिक्त मुद्रा चुकाना पड़ता है। अच्छा, यह जो है मुद्रास्फीति रोकने के लिए बाजार को तरलता को कम करना होता है, ये आपको याद रखना है। अगला पूछा जा रहा है IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो किसके योगदान से बनती है? सदस्य राष्ट्र के द्वारा जो योगदान मिलता है उससे यह पूंजी बनती है। अगर इसमें बात किया जाए तो IMF का जो फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाता है, जिसमें 190 देश शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। IMF जो विश्व बैंक के सहयोगी जो है संस्थापक होते हैं। भारत विश्व बैंक के सदस्य देशों में से एक देश है। IMF के अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो वाशिंगटन DC में यह स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सही आंसर हो जाता है बी, हैदराबाद में स्थित है। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेते हैं। यानी जो ये अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है केंद्र है स्थापित जो है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसमें जो है इसका जो संस्थान है वह हैदराबाद में स्थित है, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया। जो कृषि विभाग है उसकी स्थापना जो है 1872 में किया गया था। भारत GDP कृषि का योगदान का लगभग 19.9% जो है शेयर होता है इसका। ये जो 2020-2021 के जो है रिपोर्ट के अनुसार बताई गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है उसका जो संस्था है नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में जो बिजली उत्पादित होती है सबसे ज्यादा तापीय बिजली उत्पादित होती है, ये आपको याद रखना है। कुछ चीजें और भी जान लेते हैं। लगभग 67% जो बिजली का उत्पादन होता है वह जो है तापीय बिजली से प्राप्त होता है। जो कोयला होता है उसको काला हीरा भी कहा जाता है, और पीट कोयला जो है घटिया कोयला होता है, यानी इसमें कोयला जो कार्बन होता है सबसे कम मात्रा इसी की होती है। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उस समय आचार्य जेवी कृपलानी जो है उसके अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय लॉर्ड माउंटेन भारत का गवर्नर जनरल था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटेन था। अच्छा, 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे, ये आपको याद रखना है। भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, यानी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली जो है उसका वहां के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो न्यूनतम आयु है वह जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अलग अलग जो है चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग आयु का निर्धारण होता है। जैसे ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो आयु है 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। वहीं पर राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। यह आपको इतनी जानकारी इससे याद रखनी है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? तो यह जो है जो विकास जो है या विचार जो है महात्मा गांधी जी का था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। गांधी जी का मानना था कि जो है जैसा साधन होगा वैसा ही फल होगा, यानी जो है गांधी जी मानते थे कि जैसा बीज होगा वैसा ही फूल और फल भी होएगा। इसीलिए कहावत भी आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो यह भी कथन जो है महात्मा गांधी जी का ही है। आपको इतना याद रखना है कि जिह्वा का वास्तविक स्थान, स्वाद का वास्तविक स्थान जो है जिह्वा न होकर मन है। गांधी जी की कही गई कुछ और बातें ध्यान दे देते हैं। गांधी जी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। जो गांधी जी ने कहा था, अन्याय का एक सीमा होती है, यानी अन्याय करने की एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होता है, दोनों के लिए अपराध होता है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है किया था, इसकी घोषणा 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से किया गया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये नारे भी आपको याद रखना है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन जो है किया गया था, उसमें जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है उसमें परिवर्तन किया गया था। अच्छा, उस समय जो है जब संशोधन हुआ था उसमें तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द
किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में जो है, जो इसका संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह लिया गया है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब तक जो है भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान है। संविधान में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है, ये भी आपको याद रखना है। यानी जो संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है। कह रहे हैं कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो है किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो यह अंतराल जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। भारत में एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो सत्र हैं उसमें विधेयक पारित किया जाता है। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर विधेयक पे कर देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। भारत में जो प्रणाली है वह संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का जो जनक है वह ब्रिटेन है, यह भी आपको याद रखना है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पीछे चर्चा हो चुकी है उसके बारे में। पूछा जा रहा है एलोरा में गुफाएं शैलकृतिक मंदिर हैं, यानी किस धर्म से यह संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाता है डी, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित ये हैं। ऐसे कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई हैं, इसको भी आप जो है देख लीजिएगा। स्क्रीन को टैप करके रोक के देख लीजिए, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन जो थे उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था रामतनु पांडे, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। तानसेन जो थे उनके जो है जो गुरु थे वह स्वामी हरिदेव थे, यानी स्वामी हरिदास थे, उनके ये शिष्य थे। अकबर जो है स्वामी हरिदास से मिलने वृंदावन गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब्दुल फजल ने लिखा था कि तानसेन जैसा गायक 1000 वर्ष में भी जन्म नहीं लेता है, ये आपको याद रखना है। तानसेन जो थे अखबार के 9 रत्न में भी शामिल थे, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जा रहा है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1935 अधिनियम के। भारतीय राष्ट्रीय एकता में प्रशासनिक सुधार से संबंधित अंतिम एक्ट है, ये आपको याद रखना है। इसमें और भी कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। 1919 में एक्ट द्वारा राज्यों में दोहरे शासन लागू किया गया है, ये थोड़ा सा इसमें आपको याद रखना है। और बाकी चीज़ें जो है आप एक बार रीड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किससे द्वारा संचालित कला के साक्षी हैं? तो यहाँ पर जो चित्रकलाएं बनाई गई हैं वह पल्लवों के द्वारा बनाई गई हैं, ऑप्शन ए सही हो जाता है। इसमें और भी कुछ चीजें देख लेते हैं। नरसिंह वर्मन फर्स्ट महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इसने बनवाया था, जो कि जो है तट मंदिर भी इसको कहा जाता है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव वंश के महानतम शासक थे, इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखना। महावल्लम की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी जो है इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का राष्ट्रीय गवर्नर उस समय जनरल था। अच्छा, यह जो है गवर्नर जनरल था, उससे भी कुछ चीज़ें यहाँ पर फैक्ट भी लिखी गई हैं, तो ये भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, इसको जो है टैप करके पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो महात्मा बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी सही हो जाता है। महात्मा बुद्ध जो है इनकी माता जो है महामाया कोकलीय वंश से संबंधित थी। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के शाक्य गढ़ के मुखिया थे। बुद्ध के जीवन से 5 महाचिन्ह या प्रतीक जो है प्राप्त होते हैं। ये भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है जन्म कमल व सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान जो है पीपल, निर्वाद और पद चिन्ह, मृत्यु जो है स्तूप के रूप में 5 चिन्ह देखने को यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। तो वह जो है एरिया हो जाता है श्रीनगर। श्रीनगर में जो है ऊर्ध्वाधर जो सूर्य की किरणें हैं वह कभी नहीं पड़ती हैं। उसके पीछे रीजन है कि इसकी जो स्थिति है ना ग्लोब में 23 डिग्री नॉर्थ से 23 यहाँ पर जो है पॉइंट रहेगा 12 डिग्री जो है साउथ अक्ष के बीच में यह पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर जो किरणें हैं वह नहीं पड़ेंगी। श्रीनगर में जो है झेलम नदी के किनारे यह बसा हुआ एक जो है शहर है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जम्मू कश्मीर की जो है राजधानी है। पूछा जा रहा है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक दर्ज की गई थी। तो ऋणात्मक जो है वृद्धि दर 1911 से 1921 के बीच में जो जनगणना हुआ था उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जैव और नवीनीकरण है। तो इसको आपको जो है सही आंसर इसका हो जाता है जल। जो है जल अजैव और नवीनीकरण का जो है संसाधन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपका मथुरा नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन से एरिया आते हैं राजधानी क्षेत्र में। तो राजधानी जो क्षेत्र है उसमें कुल जो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुल 24 जिले आते हैं, जिसमें हरियाणा के 14 जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इतना आपको याद रखना है। जो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तंजानिया की राजधानी पूछा जा रहा है तंजानिया की राजधानी क्या है। तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी। इसके अलावा केन्या की राजधानी नैरोबी है, युगांडा की राजधानी कंपाला है, जाम्बिया की राजधानी लुकासा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित रूप से निम्न में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 10 डिग्री चैनल के द्वारा यह दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। इसमें और भी जानकारी है तो इसको आप जो है एक बार रीड कर लीजिए सही से। कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। रास द्वीप अब जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है और नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हैवलॉक द्वीप जो था उसको स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर के लिए
आईसी जो चिप है वो आमतौर पर बनाया जाता है? तो यह जो है आपका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी सिलिकॉन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन से बनाया जाता है। कंप्यूटर के लिए जो चिप है उसकी खोज रॉबर्ट न्यास और जैक किल्वे ने किया था। कंप्यूटर का अगर जनक की बात किया जाए तो चार्ल्स बेजेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेजेज। आईसी चिप की खोज किसने की? रॉबर्ट नयस और जैक किल्बे ने किया था। आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह है, जो कि भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। रूस जो है सर्वप्रथम अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम रखने वाला पहला देश था। इसने 1957 में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम रखा था। तो ये आपके जो है 46 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता था? तो यह जो है भारत ने जीता था। सही आंसर इसका बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे मार्च 2022 में किसने एलव पुरस्कार 2022 किसने नाम दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो ये उस समय के सब करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपको इस बार के करंट अफेयर भी याद करके जाना पड़ेगा। यानी ऑप्शन सी हो जाता उस समय के अनुसार डेनिस पार्लन सुलिवन थे। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज्य सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज्य जो है वह ऑप्शन बी यानी राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है, ये आपको याद रखना है। पंचायती राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। यह जो है सातवीं अनुसूची के राज्य सूची में 5 जो है विषयों में से एक है। इसके जो है गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को है, यानी इससे जो चुनाव होगा वह राज्य निर्वाचन आयोग करेगी। यह जो सुझाव है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और जो है 73वें संविधान संशोधन 1942 के द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 24 अप्रैल 1993 से उसको लागू कर दिया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार सरकार ने किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? यानी बिहार जो सरकार है शिक्षा दिवस के रूप में किसके जन्म तिथि को यानी जन्मदिन को मनाती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को बिहार सरकार शिक्षा दिवस के रूप में मनाती है। मौलाना अबुल कलाम के अगर जन्म की बात किया जाए तो 11 नवंबर 1888 में मक्का में हुआ था। 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था, जिसके बारे में बात किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने आपको जो है 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे करवा लिए हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और सेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।